नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीएसई में। आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कशन है वो ओनली आईएएस की जो मैगज़ीन है स्कीम से रिलेटेड, उससे हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी पहली स्कीम्स है स्कीम्स फॉर 1 मिनट। हमारी फर्स्ट स्कीम है स्कीम्स फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अभी हाल ही में जो हमारी फिस्कल ईयर 21-22 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कुछ टैक्स रिफ़ंड रेट से रिलेटेड कुछ रिमिशन ऑन ड्यूटी को स्टार्ट किया है। उससे रिलेटेड ये हमारी स्कीम्स है। इस स्कीम को जो स्टार्ट करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस स्कीम का एम क्या है? तो इस स्कीम का एम है बूस्ट करना हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना, और हमारे जो ग्लोबल मार्केट है उसमें अपने एक्सपोर्ट यानी कि अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिवनेस बनाना, यानी कि उनको कॉम्पिटिटिव बनाना ग्लोबल मार्केट में। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी इसके एम्स हैं। इस स्कीम के माध्यम से हम अपने जो गुड्स को वो काफ़ी एप्लीकेबल बना पाएंगे, और ये स्कीम्स जो है वो हमारी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल मानी जाएगी। इस स्कीम को WTO के जो कॉम्प्लिएंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही लागू किया जाएगा। उसका जो पूरा मैकेनिज़्म है वो इस स्कीम्स के माध्यम से काम करेगा, और जो सेंट्रल टैक्सेस और जो लेवाइस हैं, जो लेवीज़ होती हैं, उनको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो इस स्कीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पिलर में अगर हम देखें तो इस स्कीम में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो बात की गई है, सबसे पहले इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो आपका कर रहा है कस्टम के माध्यम से। हमारा आईटी सिस्टम है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इस स्कीम में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर जो टैक्स और ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है, जो अदर कंट्रीज़ हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज़ को एक्सेप्टेशन करने में काफ़ी हेल्प होगी। और हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है CBIC, वो इसको मेंटेन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस पूरा जो प्लेटफॉर्म है इसको रेगुलेट करने की कोशिश होगी। इसमें क्या क्या कवरेज होगा? देखो, कवरेज के तौर पर अगर इसमें देखें तो इसमें समथिंग 8555 टैरिफ जो लाइन्स हैं उनको एडिशन को इसमें सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाएगा, और उनको इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो इसमें सबमर्ज की जाएंगे। और इस स्कीम में कुछ देखो, कोई भी स्कीम्स होती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे कि मैरिन, एग्रीकल्चर, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरीज और जितनी भी स्कीम्स हैं वो इसके अंदर इसमें कवर की जाएंगी। इसमें एक्सपोर्ट में इसको सपोर्ट किया जाएगा। और अदर सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, इन सबको भी इसमें कवर करने की बात हो रही है। अगली हमारी स्कीम्स है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ठीक है, तो अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने इस स्कीम को इस स्कीम को एक्सटेंसन करने के लिए अप्रूव किया है। मतलब इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। और ये स्कीम जो है फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म जो हमारा चलता है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई गई है। इस स्कीम्स के लिए जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और इस स्कीम का एम है कि जो हमारे सोशल सिक्योरिटी, हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। उन एल्डरली पर्सन जिनकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है उन, और इससे उससे ऊपर के जो एल्डरली पर्सनस हैं फ्यूचर में उनको इनकम को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, जो अनसर्टेन कंडीशंस मार्केट में आती हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा, इससे रिलेटेड ये स्कीम्स है। इस स्कीम्स में गारंटीड पेंशन स्कीम्स के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और इस स्कीम्स में कुछ प्रोमिसेस भी किए गए हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है कि गारंटी जो पेंशन्स है वो पे आउट किया जाएगा फॉर 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, और रिटर्न्स ऑफ प्रिंसिपल्स, जो मैच्योरिटी के बाद रिटर्न्स ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा। जो भी पर्सन्स इसमें सब्सक्राइब करेगा उसको पर मंथ 1000 से लेकर के 12,000 पर मंथ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है ऐसा पर्सन। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो 10 ईयर्स के अंदर इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और जो जो बैक प्रिंसिपल्स है उसको भी वो प्राप्त कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स। मतलब 3 साल की अगर इनकी जो पॉलिसी है वो अगर ये कंप्लीट करते हैं तो इसके बेसिस पे वो लोन भी मिल सकते हैं कोलेट्रल के बेसिस पर। मतलब इसका यूज़ वो कोलेट्रल के तौर पे कर सकते हैं, मतलब ज़मानत के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कवरेज भी रखा गया है। कवरेज क्या है? तो कवरेज के तौर पर अगर हम देखें तो ये
ओनली सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो अपनी 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो ये जो स्कीम्स है वो पोस्ट ऑफिस में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सेविंग स्कीम्स है उसके थ्रू इसको किया सकता है, और इसमें जो कैप है वो 7.75% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इनिशियली इस स्कीम्स में ये एश्योरेशन दिया गया है कि उनको जो रिटर्न है वो 8% से लेकर के 8% मिलेगा 10 ईयर्स में, ठीक है। और इस स्कीम्स को जो स्कीम्स है वो मार्च 2022 में ये एक्सपायर हो रही थी, तो इसको अभी एक्सटेंड किया गया है 2023 तक के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स थे, अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारी स्कीम्स है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखो इस स्कीम का नेचर क्या है, तो इस स्कीम का नेचर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, देखो स्कीम्स 2 टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं उनमें जो भागीदारी होती है, जो भी स्कीम्स स्टार्ट की जाती है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लोग पैसे खर्च करते हैं। बट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है उनमें पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करती है। देखो मेजरली इनका होता क्या है, ये 60 एंड 40 के रेशियो में पैसा खर्च करते हैं जो स्टेट्स और सेंट्रल होते हैं। 60% यहाँ पर आपका स्टेट करेगा और 40% आपका सेंटर करेगा। बट जो हिली एरियाज़ होते हैं और जो रिज़र्व जो स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं कुछ, उन जो 5th शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है 90 और 1 का रेशियो, मतलब 90% जो है वो सेंट्रल खर्च करेगा और जो 1% है वो आपका खर्च करेगा, वो 10% जो है वो आपका स्टेट खर्च करेगा, ठीक है। तो ये हमने नेचर देखा जो हमारी स्कीम्स होती हैं। चलो अब देखते हैं कि जो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम्स है इसका एम क्या है। तो एम तो ये है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उनको प्रमोट करें, और वो भी वुमेंस और जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स जो होती हैं उनके बीच में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर पाएँ एंटरप्रेन्योरशिप को, उनके बीच में उद्यमिता को कैसे हम प्रमोट कर पाएँ। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखो इस स्कीम्स में जो शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक हैं वो 10 लाख से लेकर के आपको 1 करोड़ तक के बीच का जो लोन है वो SC और ST जो बोरोवर्स हैं उनको दे सकते हैं, एंड 1 वीमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। और हाँ, हर एक ब्रांच के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक वीमेन को उधार ज़रूर देंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने रखा है। और ये जो उधार जो होगा वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड एंटरप्राइजेज़ के लिए होगा जो ग्रीन फील्ड है, मतलब अभी स्टार्ट किए हैं बिल्कुल, मतलब जिनको कहते हैं स्टार्टअप जो पहले से रनिंग में है, ऐसी कंपनीज़ छोटी छोटी कंपनीज़ उनके लिए नहीं है ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो समथिंग लाइक उसी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्री एलाइड मतलब एग्रीकल्चर से जो जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, सर्विसेज हैं, ट्रेडिंग सेक्टर्स हैं, उसमें भी ये जो स्कीम्स है यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम इसके कुछ कंपोनेंट्स ये है कि गवर्नमेंट एलोकेट नहीं करती इसमें फ़ंड, ये इसमें आपको लोन्स लेना होता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के अंतर्गत। गवर्नमेंट इसमें फ़ंड एलोकेट नहीं करती, इतना ध्यान रखना, ये बस आपको लोन लेना होता है, ठीक है। ये बैंक्स के लिए गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनके लिए बाइंडिंग बताया है, ठीक है। लोन्स आपको लेना होता है, इसमें आपको शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक हैं जैसे कि मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगला है कि ये जो लोन्स है वो 7 ईयर्स तक रिपेबल होगा, मतलब 7 ईयर्स तक आप इसको पे कर, तो 7 ईयर तक आप नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मॉनिटोरियम फ्री है 18 मंथ, मतलब 18 मंथ तक आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 18 मंथ का इसमें मॉनिटोरियम प्रोवाइड कराया गया है, मैक्सिमम 18 मंथ का मॉनिटोरियम प्रोवाइड कराया गया है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो लोएस्ट एप्लीकेबल होगी, एंड और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो बैंक्स जो हैं वो इसमें एक्सीड्स बेस रेट नहीं रखेंगी, मतलब इनका ऐसा कोई बेस रेट नहीं होगा। ऐसे MCLR होता है ना, जैसे कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेशियो जिसको हम कहते हैं MCLR, जो +3% तक मतलब ये अपना इंटरेस्ट रख सकते हैं, और जो टेनोर प्रीमियम है उसको इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ है कि क्रेडिट गारंटी फंड जो स्कीम्स है जो स्टैंड अप इंडिया लोन्स के तहत, वो उसके तहत जो बैंक्स हैं वो डिसाइड करेंगी। और इस स्कीम्स के लिए जो नोडल एजेंसी है वो आपकी सिडबी और नाबार्ड को डिज़ाइन किया गया है, इसकी जो कनेक्ट सेंटर्स में ये यहाँ पर अरेंजमेंट करने का काम करेंगे। सिडबी इस रीफाइनेंसिंग एजेंसी है एक टाइप की, और ये आपका क्रिएशन भी करेगी, मतलब जो कैसे क्रेडिट गारंटी मैकेनिज़्म को क्रिएट किया जाए, किस तरीके से ये काम करेगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है उसके थ्रू भी ये काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें किन किन को कवर किया गया है, तो जैसे कि मेजरली जनरली चीज़ें तो वैसे आप बताया, तो SC ST और वीमेंस को इसमें रखा गया है, और जो 18 ईयर से
एबव हैं उनको इसमें रखा गया है। और जो इस केस में देखो मोनो इंडिविजुअली इंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं, 51% शेयर होल्डिंग रख सकते हैं अपने पास कम से कम, एंड कंट्रोलिंग स्टेक SC ST एंड वुमेन के पास हो सकती है। ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ये है, वो जो फर्स्ट टाइम जो वेंचर हैं, जो पहली बार स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए स्कीम्स एप्लीकेबल है। बोरोवर्स को डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, किसी बैंक से उन्होंने कभी लोन लिया हो और ना दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोरोवर्स जो होगा वो आपका जो मिनिमम परसेंटेज होगा प्रोजेक्ट का, वो कॉस्ट खर्च करना होगा, उसका जो खुद का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 10% का, ठीक है, होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस स्कीम को लेकर के, देखो इस स्कीम को लेकर के रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें इस स्कीम्स को एक्सटेंड किया गया है 2025 तक, ओके, 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और इसमें अभी हाल ही में कुछ मार्जिनल मनी जो है उसको इसमें रिक्वायर किया गया है लोन्स लेने के लिए, और अप टू 20% और 15% के बीच में इसमें मार्जिनल जो कॉस्ट था उसको रिड्यूस किया गया, अभी कम किया गया अभी हाल ही में। और कुछ जैसे एक्टिविटी अलाइड जैसे सेक्टर, जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की थी, उसके लिए भी ये हमारी जो स्कीम्स है इसको मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, उसके लिए भी इसको एप्लीकेबल बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्कीम्स है फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि VGF जो होता है ना, वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसके लिए यहाँ पर एक नवंबर 2021 में एक स्कीम्स को एक्सटेंड किया गया। अब इसका मतलब ये है कि स्कीम्स पहले से चल रही होगी, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और उसके लिए कोई बजटरी एलोकेशन भी किया गया है 8100 करोड़ का। और इसके लिए सबको पता है, सो हम लोग अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो नोडल एजेंसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। और इसका नेचर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करेगी। अब इसका एम देख लेते हैं। देखो इस स्कीम्स का एम है कि कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है हाईवे बनाने वाला, अब देखो उसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक इन्वॉल्व मीन्स उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने उस स्कीम्स के लिए कुछ शेयर्स को शेयर मार्केट में डाला है, ठीक है, कुछ IPOs लॉन्च किए हैं कि इस हाईवेज़ के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, तो पब्लिक्स ने उन शेयर्स को ख़रीदा है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। और प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पर आ सकती है। तो अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनी बाई चांस अगर पैसे खर्च करती है, उसके पास पैसों की कमी होती है, तो इसकी जो भरपाई जो करने का काम है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग से की जाएगा। मतलब पहले से एक फ़ंड बनाया जाएगा, अगर यहाँ पर कोई कमी आती है पैसे की, अगर यहाँ पर किसी प्रकार से ये परियोजना जो है वो रुकती है, अटक जाती है, तो इस परियोजना को आगे ले जाने का जो काम है वो इस वायबिलिटी गैप फंडिंग में से किया जाएगा, वहाँ से इसको फंड को एलोकेशन किया जाएगा। तो समझ में आया वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? तो ये होती है हमारी वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। तो इस स्कीम्स का यही एक पूरा मोटिव है। और इसके कुछ कंपोनेंट हम देख लेते हैं इस स्कीम्स के। देखो इस कंपोनेंट ये है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें इस स्कीम को लागू करने की बात की गई कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम डेवलप करेंगे और कैसे रिवैम्प करेंगे, कैसे इस चीज़ को हम, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सब स्कीम्स को भी हमने मर्ज किया है, जैसे कैटर्स सोशल सेक्टर से रिलेटेड, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो हमने 100% ऑर्गेनाइज किए हैं कॉस्ट रिकवरी के लिए। तो 100% जो इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो हमने इसके लिए एप्लीकेबल की हैं। दूसरी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन या पायलट बेसिस पे जो हमने सोशल सेक्टर से प्रोजेक्ट जो हम चालू करते हैं, उसके लिए अगर कहीं फ़ंड की कमी आती है, फ़ंड अगर कम मिलता है उनको, तो हम ये वायबिलिटी गैप फंडिंग से उसको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे कि हमने वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में आपको पहले बताया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग मीन्स एक ग्रांट होता है जो वन टाइम आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आपको सपोर्ट करने के लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली जस्टिफाई बट फॉल्स शॉर्ट फाइनेंशियली वायबिलिटी होती है ये, ठीक है। तो एक हमने ये स्कीम्स डिस्कस की। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम जल्दी जल्दी से स्कीम्स को डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफ़ी प्रोमिनेंट स्कीम्स है। इस स्कीम्स को काफ़ी पहले ही 2015 में इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, बट इस स्कीम में अभी हाल ही में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसको लेकर के ये स्कीम चर्चा में रही है, तो हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्कीम्स की जो नोडल एजेंसी है वो आपको पता है। इस स्कीम्स का एम है कि हम कैसे फंडिंग कर पाएँ अनफंडेड, मतलब फंडिंग जो है उसको अनफंडेड कैसे कर पाएँ। मतलब ये है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको कैसे फ़ंड कर पाएँ और वो फ़ंड कैसे करें जो स्मॉल फाइनेंस, जो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनको, ठीक है, किस तरीके से वो काम करना है। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है एक टाइप की, ठीक है। और इसको कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके तहत इसको अस्तित्व में लाया गया था। इस स्कीम्स में देखो जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको फाइनेंस करने की बात की गई है, एक तरीके की कंपनी यहाँ पर खोली गई है, ठीक है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो कि RBI के तहत काम करता है। RBI से जो रेगुलेशंस है वो लेता है, वहीं से ये
चीज़ें करता है। जो मुद्रा, बेसिकली मुद्रा एक इनिशियल फॉर्म में काम करता है, एक सब्सिडरी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के तहत, और 100% जो कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूशन है वो सिडबी के द्वारा ही किया जाता है। प्रेजेंटली होता क्या है कि जो मुद्रा है वो 1000 करोड़ एंड पेड कैपिटल ऑफ 750 करोड़ फुली सब्सक्राइब्ड होता है सिडबी के द्वारा, मतलब 100 करोड़ का जो फाइनेंस है वो सिडबी यहाँ पर सब्सक्राइब करता है इस स्कीम्स के लिए। मुद्रा के तहत जो लोन जो मिलते हैं, जो एक्सटेंड किए जाते हैं, वो बैंक्स को मिल सकते हैं, एनबीएफसीज, एमएफआईज और अदर जो एलिजिबल जो फाइनेंस जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको इस मुद्रा लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ से उसको लोन मिल सकता है। अब फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम मुद्रा आर टू टाइप से फंडिंग सपोर्ट हो जाए, कैसे होता है? 2 टाइप में। फर्स्ट लोन्स होता है 1 लाख फाइनेंस थ्रू एमपीएफ, मतलब 1 लाख तक का अगर तुम्हें लोन चाहिए तो वो एमएफआई से आपको मिल सकता है, ठीक है। और रिफाइनेंस जो स्कीम्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स, आरआरबी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज होती हैं, वहाँ से आपको स्मॉल टाइप का जो लोन है जो रिफाइनेंस है वो आपको मिलेगा। थ्री टाइप ऑफ लोन्स एलोकेट माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनेंस एजेंसी एंड बैंक। पहला शिशु लोन आपको दिया जाएगा, दूसरा किशोर लोन दिया जाएगा, तीसरा तरुण लोन दिया जाएगा। ये 3 प्रकार के लोन होते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना। शिशु में आपको 50,000 तक का लोन कवर है, किशोर में आपको 50,000 to 5 लाख तक का, और तरुण में आपको 5 लाख to 10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी इस तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाती, ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाती इस स्कीम्स में, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ कवरेज। कवरेज ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन्स जो बिजनेस करना चाहता है, इसके पास बिजनेस प्लान है, नॉन फार्म सेक्टर्स में जो काम करना चाहता है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में काम करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में काम करना चाहता है, उन सारी सर्विसेज में वो क्रेडिट को रख सकता है, और वो 10 लाख से कम तक का जो लोन है वो उसको क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। पॉइंट टू नोट यहाँ पर यह है कि 68% प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अकाउंट अभी हाल ही में वीमेंस इंटरप्राइजेस के द्वारा खोले गए हैं, और इसमें अवेलिंग किया गया 44% सैंक्शन अमाउंट, और इतने अकाउंट ओपन किए गए हैं, बट 44% जो विमेन हैं उन्होंने यहाँ पे लोन सैंक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने यहाँ पे देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना। सो व्हाट अबाउट अटल पेंशन योजना? देखो 65 लाख जो एनरोलमेंट हैं अटल पेंशन योजना के लिए हुए थे हमारी फाइनेंसिंग ईयर 2021 के लिए, ठीक है। फाइनेंस इसकी नेचर हमें पता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और एम ये है कि फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए। फ्लैगशिप क्या मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप मतलब ये है कि मतलब एक ऐसी स्कीम्स जो मेजर जो कम्युनिटी हैं, मेजर एज ग्रुप जो है उनको उसके अंतर्गत लाया जाए, उसको उसके अंडर लाया जाए, ठीक है। इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं फ्लैगशिप स्कीम्स, आपने फ्लैगशिप्स, अम्ब्रेला, इस तरीके के टर्म सुने होंगे। अम्ब्रेला स्कीम्स आपने सुनी होंगी, फ्लैगशिप स्कीम्स आपने एनवायरमेंट में फ्लैगशिप स्पीसीज़ के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके की स्पीसीज़ होती हैं कि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट करती हैं। तो इन्वायरमेंट का टर्म है, बट हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बहाने आपका कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट वाले भी क्लियर हो जाते हैं। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। देखो अटल पेंशन योजना जो फोकस करती है वो ऑल सिटीजन्स पर फोकस करती है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इतना ध्यान रखना भाई, यूपीएससी यहाँ पर आपको बहुत फंसाने की कोशिश करती है। ये जो स्कीम्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो सिटीजन्स हैं उनको फोकस करके रखा गया है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसको क्या करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी, ठीक है। ओके, और इसमें जो नेशनल पेंशन जो सिस्टम है वो इसके अंतर्गत आएगा, और इसी के अंतर्गत ये स्कीम्स है। और ये यहाँ पर जो PFRDA जो है, जो कि एक अथॉरिटी है जो कि पेंशन्स और फंड से रिलेटेड जो रेगुलेशन का काम करती है, वो यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और स्वावलंबन स्कीम्स है वो ये रिप्लेस करेगी। और जो मिनिमम पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है अटल पेंशन योजना जो है वो सब्सक्राइबर्स को 20 ईयर्स में तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद में ये आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस पर ये इसमें कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, जिस तरीके की आपके पास सुविधा है आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कोई ये नहीं है। देखो इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन आप 1000 से लेकर के 2000, 3000, 4000, 5000 तक कर सकते हो 60 ईयर्स तक, और 60 ईयर्स के बाद इसमें जो आपको पेंशन है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें देखो कैसे आपने मान लेते हैं आपने 4000 रुपीज़ आपने कंट्रीब्यूट किया मंथली बेसिस पर, तो 4000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, और जब आपकी एज जो है 60 ईयर्स के अबव हो जाएगी तो आपको उसके अबव में जितना भी आपका पेंशन बनेगा वो आपको मंथली
बेसिस पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्कीम यहाँ पर हमारी वर्क करती है। ठीक है, समझ में आया ना स्कीम्स? ठीक है, ये स्कीम्स 2015 में स्टार्ट की गई थी और 31 मार्च 2016 के बीच में इसमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, आर नॉट कवर्ड बाई स्टेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। देखो ये भी ज़रूरी है कि कौन कौन इसमें कवर नहीं होते। इसमें ध्यान रखना ये है कि देखो जो स्टेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ऑलरेडी कवर हैं उन लोगों को इसमें कवर नहीं किया जाएगा, और जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उन लोगों को भी इस स्कीम्स में लाभ नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइबर्स इसमें वॉलंटरी बेसिस पर क्या करते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, 60 ईयर्स के पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन रिफर इंटरेस्ट थ्योरम, और उनको जो रिटर्न है वो वापस मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मतलब इसमें रहना ही है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा और इसकी कुछ कवरेज देख लेते हैं। कवरेज क्या है? फर्स्ट कवरेज देखो, जो हाँ इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में है। देखो इस स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था 2016 या 17 में, मुझे सही से याद नहीं है। PYQ जब भी आपने सॉल्व किए होंगे तो आप में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिला होगा। तो इस तरीके का जो नेचर है कि उसमें कितनी एज ग्रुप से लेकर कितने एज ग्रुप्स के बीच में और किन किन लोगों को एप्लीकेबल बनाया गया है इसमें, इस तरीके का नेचर जो UPSC है वो क्वेश्चन पूछता रहता है स्कीम से रिलेटेड। तो इसको आप ज़रूर देखना एक बार, ठीक है, सिंसियरली देखना। और ये सेकंड इसमें है, गारंटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और डेथ के बाद भी जो आपका सब्सक्राइबर है उसको इस तरीके की जो पेंशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट ये है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है और दोनों ही, अगर आपका जो गारंटर भी है अगर उसकी भी नॉमिनी है उसकी भी डेथ हो जाती है तो एंटायर जो पेंशन जो कॉप्स है वो आपके नॉमिनी जो भी होगा उसके बाद जो भी नॉमिनी होगा उसको वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना, ओके, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, खैर हम लोग जल्दी से प्रधानमंत्री जन धन योजना को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस जो है उसको प्रोवाइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे इकोनॉमिकली जो कहीं ना कहीं अलग थलग थे उनको हमें एक साथ लाना है और जिसके माध्यम से फ्यूचर में हम जो इतनी भी डेवलपमेंट कर पाएँ, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट पेंशन जो स्कीम्स है उसका हम फ़ायदा दे पाएँ और उनके अकाउंट में जल्दी से जल्दी जो पैसा है वो हम डाल सकें। इसलिए भी इस स्कीम्स को लाने की कोशिश की गई है। इस स्कीम्स के मेन पिलर्स क्या हैं? देखो इसमें कुछ बैंक मित्र बनाए गए थे। बैंक मित्र क्या करेंगे, इन लोगों को प्रमोट करेंगे और इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं वो खोलने के लिए और उन्हें समझाने के लिए हेल्प करेंगे। और इस स्कीम्स लॉन्च करने के लिए कुछ 6 पिलर्स हैं, जैसे यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना और उन्हें ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 तक एवरी हाउस होल्ड को। मतलब अगर उनके पास पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है, ज़ीरो बैंक अकाउंट खोला है तो उसमें पैसा नहीं है तो आप 10,000 तक उसमें ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा निकाल सकते हो। उसके बाद उसमें आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को प्रमोट किया जाएगा। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड भी इसमें रखा गया है, इंश्योरेंस एक्सीडेंशियल कवर इसमें रखा गया है 1 लाख तक का और 3 लाख तक का इसमें ओपन बिटवीन 15 अगस्त टू 14 एंड 31 तक ये रखा गया है। और पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ये काम करेगी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो बैंकिंग है वो भी इसमें सिग्निफिकेंट क्या है इसकी, बैंकिंग जो अनबैंक्ड है उनको कवर करना, सिक्योरिंग ऑफ अनसिक्योर है उनको सिक्योर करना, जो फंड अनफंडेड है उनको फंड प्रदान करना, ये भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ, रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको और भी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब फोकस किया गया, शिफ्ट फोकस हो गया कि एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक एडल्ट, मतलब एवरी हाउस होल्ड में हर एक घर में जो अनबैंक एडल्ट हैं उनको हम इसमें लाएं। और इसमें कुछ एनहांसमेंट भी किए गए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट भी किए गए हैं। क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं, इसकी जो लिमिट थी जो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच की गई है और इसमें 2,000 के बीच विदाउट कंडीशंस थी, अब तो वो बढ़ाया गया है और इसमें एज लिमिट को भी बढ़ाया गया है, 60 to 65 के बीच कर दिया गया है। रिलेटेड एस्पेक्ट्स का हेल्प टू पुअर की हेल्प करना एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ग्रांट दे सकते हैं उनको पर मंथ 500 रुपीज़ का नेक्स्ट 3 मंथ तक वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जनधन दर्शक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोकेटिंग बैंक अकाउंट के बारे में, ATMs के बारे में, बैंक मित्र और पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी कंट्री में आप इससे चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्कीम्स कौन सी डिस्कस की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स को हमने आज डिस्कस किया है। आगे हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जारी रहेगा, ये सीरीज़। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए और अगर कुछ सजेशंस हो आपके तो वो सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम अपना कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरी रेगुलरिटी नहीं हो पाती और रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सब जो हमारा परिवार जो बन रहा है उस परिवार में थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और लाइक अगर मिलेंगे तो हम अपने सीरीज़ को भी जारी रखेंगे और आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।